हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। अच्छा बेटा, मैं आपको आज ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। आप पास्ट पेपर उठा के देख लें, तकरीबन हर साल ही पेपर में आता है ये तकरीबन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, ये जो आजकल ये टॉपिक है ना, इसके ना बेसिकली बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट हैं इसके। तो मैं चाह रहा था कि आपको जो पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, अभी ये आधा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आधा मेरे पास कोई स्पेस नहीं, आधा हम थोड़े बाद में करेंगे। तो पहले हम इसको जो लिखा हुआ है आप वो समझ लें, फिर जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको एंड पे समझाऊंगा, ताकि आपको जब कॉन्सेप्ट आप सुन लेंगे, फिर जब आप वापस ये पढ़ेंगे तो फिर आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसकी डेफिनेशन है बेटा, द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जरा वर्ड आपके लिए नया होगा, इस वजह से कह रहा हूं पहले सारा सुनना है आपने, फिर एंड पे मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। बेटा ऐसी मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान पाई जाए, उसको कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का दूसरा नाम है इंड्यूस्ड और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, अगर लंदन ज्यादातर तो बेटा वैसे एग्जामिनर इसी नाम से ही देता है पेपर में, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को पे लॉन्ग लिखें। लेकिन अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कह दे, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि वो भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही कहलाती हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन के बाद आगे इसकी डिस्कवरी। अच्छा, इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज लंदन। बेटा फ्रिट्ज लंदन ने डिस्कवर किया था इन 1930 में। फ्रिट्ज लंदन ने लंदन डिस्पर्शन, उसने अपने नाम के साथ ही इस टॉपिक का नाम रखा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, अब आगे इसकी एग्जांपल है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन हेक्सेन Br2I2 आयोडीन। ठीक है बेटा, अभी मुझे पता अभी कुछ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन पहले आप नोट कर लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ना फोकस नोट पे होता है, वो फिर समझते नहीं है। इस वजह से कह रहा हूँ पहले आप नोट कर लें, फिर आपको समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद इस लॉन्ग में ना एक पार्ट आता होता है, डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड राइट द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो अब ये उसका दो फैक्टर है टोटल। उसका पहला फैक्टर हमारे पास है एटॉमिक साइज। अच्छा, atomic size of an element is directly proportional to London dispersion forces। ये LDF मेरे पास जगह काम थी, इस वजह से मैंने ये नहीं, इसका मतलब है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अच्छा बेटा, वो कह रहा है जो एटम का साइज है ना एलिमेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस पे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर। अच्छा बेटा, अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हर साल तकरीबन पेपर में आता होता है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि why melting and boiling point of halogen increase down the group। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलोजन का, वो इंक्रीज क्यों होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। अच्छा, इसकी जगह बेटा अगर वो हेलोजन की जगह यानी कि वो वर्ड यूज कर लेना नोबल गैसेस, यानी कि एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो बेटा आपने इसके आंसर में ना बस हेलोजन की जगह नोबल गैस का वर्ड लिख देना, इसका आंसर भी वही सेम होगा। ठीक है, या एक और इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाई हेलोजन एग्जिस्ट एट डिफरेंट स्टेट। तो बेटा उसका भी यही आंसर है, लेकिन ये ज्यादा दफा आ चुका है, इस वजह से मैंने लिखा ही है। अब इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। इन हेलोजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन
एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट, यानी कि F2 और Cl2 एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट करते हैं, यानी कि वो जो जिसमें एग्जिस्ट करते हैं वो गैस की फॉर्म होती है। Br2 एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड आयोडीन इज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कौन सा यानी कि वो जो कौन सा हेलोजन जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये तो पहले 3 लाइनों में हमारे साथ बात हो गई। अब वो एक्चुअल बात कर रहा है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में जब हम जाते हैं तो जो बेटा एटम का साइज है ना वो इंक्रीज हो जाता है। एटम का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। अब बेटा मैंने आगे जो क्वेश्चन आंसर है इसका मैंने इस वजह से नहीं लिखा ताकि आगे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको साथ साथ लिख के साथ साथ समझाऊंगा, ठीक है? या आप इसको जरा रेस करके मैं आपको समझाता हूं। तो बेटा आए अब इसको ना जरा देख लेते हैं आगे शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम इस लाइन पे थे, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। अब आगे वाला आपने लाइन सुननी है, the polarized ability of a molecule is also increase ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। जब बेटा एटम का साइज इंक्रीज होगा तो द पोलराइज एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज आल्सो इंक्रीज। अच्छा बेटा, पोलराइज एबिलिटी का क्या होता है, मतलब क्या है? अच्छा बेटा, पोलर का मतलब देखो बेटा, पोलर निकला पोल्स से, पोल्स, और एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत होना, यानी कि पोलराइज एबिलिटी वर्ड का मतलब है मॉलिक्यूल्स में पोल्स बनने की सलाहियत को कहते हैं पोलराइज एबिलिटी। मॉलिक्यूल्स में पोल्स बनने की सलाहियत को पोलराइज एबिलिटी कहते हैं। अच्छा बेटा, पोलराइज एबिलिटी एक अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता होता बोर्ड में, ठीक है? वो भी मैं आपको करवा दूंगा थोड़ी देर तक, ठीक है? अच्छा बेटा, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीज एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग। अब आपको समझ लगेगी इस पूरे क्वेश्चन की, एक दफा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हेलोजेंस F2 and Cl2 exist in gaseous state, Br2 exist in liquid state and I2 exist in solid state। यहां तक तो हमने समझ लिया था। अच्छा, अब यहां से यहां पे फोकस करना है आपने। When we move from top to bottom in group, the size of atom increase. Due to increase in size of atom, the polarizability of a molecule is also increase। ठीक है बेटा? तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो एटम का साइज होता है बेटा वो इंक्रीज होता है, और जब एटम का साइज इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी होती है ना बेटा वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिस वजह से हैलोजेंस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। मेरे ख्याल से बेटा आपको इस चीज की समझ लग गई होगी। अभी बेटा इसके बाद हमने डीप कॉन्सेप्ट में जाके भी अभी चीजें समझ नहीं है, तब आपको और क्लियर समझ लग जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया जी पहला फैक्टर। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। बस 2 ही फैक्टर हैं इसके, हमने बस 2 ही डिस्कस करने हैं। अच्छा बेटा,
यहाँ पर भी ना एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता होता है, वो भी नोट कर लें आप। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का आता है बेटा, C2H6 is a gas while, एक मिनट, नहीं नहीं बेटा वो बाद में हम करेंगे ना, अभी पहले ये डिस्कस कर लें। हाँ जी दिखाओ मुझे एक मिनट। हाँ तो वो ठीक है। हाँ जी बेटा, तो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, C2H6 इज अ गैस वाइल C6H14 इज अ लिक्विड। इसको हमने जस्टिफाई करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ जाता था, और इस आई थिंक सो इस साल भी शायद आया हुआ था। ठीक है, अच्छा बेटा इसका आंसर ना आपने बड़े ही गौर से सुनना है। व्हेन when number of atom in a molecule is increased, जब नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल में बढ़ते हैं तो अब यही वाला काम होगा। तो द पोलराइज एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज आल्सो इंक्रीज्ड। तो क्या होता है कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। बेटा जब नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड, जब नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स में बेटा इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो उनकी पोलराइजेबिलिटी होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स में पोल बनने का अमल जो है वो बढ़ जाता है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, ये भी लिख लें, इज इंक्रीज्ड, सो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। उनकी पोलराइजेबिलिटी होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स में पोल बनने का अमल जो है वो बढ़ जाता है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, ये भी लिख लें, इज इंक्रीज्ड, सो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। क्या हो जाता है बेटा, वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, जिस वजह से, एक मिनट इसको जरा हम रेस कर लें, यहां पर लिख लेते हैं, हाँ जी, जिस वजह से क्या हो जाता है। अच्छा अब बेटा जब उसने ये आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछना है ना, आपने इतना लिख के आगे एग्जाम, बेटा बेसिकली ना इस क्वेश्चन का आंसर इसकी एग्जाम्पल में है। अब मैं आपको एग्जाम्पल इसकी दे के समझाता हूं। एग्जाम्पल से आपको ये सारा समझ आ जाएगा, A to Z समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल हम आपको ना समझा देते हैं, बता देते हैं कि इसकी एग्जाम्पल आपने क्या करनी है।
बेटा आपने पहली स्टेटमेंट वही आंसर वाली लिखनी है, C2H6 इज अ गैस while C6H14 इज अ लिक्विड। ठीक है, अब आगे देखना है। अच्छा बेटा जो है ना C6H14, इसको जरा इस पर जरा गौर करें। जो है ना C6H14, इधर हमने लिख देना है कोमास डाल के, इन C6H14 द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। C6H14 में बेटा क्या है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू C2H6 में। कि बेटा C6H14 में जो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू C2H6 में। यही वजह है कि ये जो C2H6 है ये गैस है और C6H14 जो है वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, यही वजह है कि C2H6 गैस है हमारे पास और C6H14 लिक्विड है। ये लिक्विड इस वजह से है क्योंकि इसमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और इसमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो वीक हैं। इस वजह से ये गैस है और ये लिक्विड है। तो बेटा यहां तक ना आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ओ सॉरी, यहां तक। ठीक है, अब मैं आपको ना वो जो हमने पहले एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर हमने जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की डेफिनेशन में दो लफ्ज पढ़े थे ना, इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, उसका बेटा कॉन्सेप्ट है अच्छा भला, वो अब समझ लेते हैं हम। ठीक है, अब देखें बेटा हमने वो सारा टॉपिक यानी कि आप लोगों ने आई होप सो नोट कर लिया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें ताकि आपको इजी रहे और विदाउट टाइम वेस्टिंग आपका काम भी जल्दी हो जाए। अब बेटा ज़्यादातर मसला ना बच्चों को आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल को समझने में। ज़ाहिर है बच्चों भी आप लोग मैट्रिक से उठ के आए हो तो ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लेक्चर्स रोज़ बाकायदगी के साथ सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बेटा आपने ना एक चीज़ सुनी होगी पहले 10th क्लास में भी। अच्छा, एक कंटेनर में ना आपने लेनी है गैस। ठीक है, अच्छा बेटा आप लोगों को पता है जैसे गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो आपस में बहुत ज़्यादा टकराते हैं। ठीक है, टकराते हैं फिर वैसे हो जाते हैं, टकराते हैं फिर वैसे हो जाते हैं। अच्छा अब बेटा सपोज करो हमने ना एक ये बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत बेटा मेन कॉन्सेप्ट है ये। अब सपोज करें जी हमने एक आधा ले लिया है कंटेनर। ठीक है, ये छोटे छोटे जी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गए, गैस मॉलिक्यूल। अच्छा अब बेटा यहां से मिसाल के ये देखो ये गैस मॉलिक्यूल है, ये मिसाल के तौर पर इससे जाके टकराया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इससे जाके टकराया है। अब जो बेटा इसके अंदर एक्चुअली जो काम हो रहा है ना, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए मिसाल ले लें जी, ये ऐसे एक ये एक मॉलिक्यूल है और ये वाला सपोज कर लें ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अच्छा अब पहले हम इसके वो कर लें पूरे। पूरे 8 हमने कर लिए। अच्छा अब बेटा जैसे आपको पता है इस ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव। ठीक हो गया। अब अंदर न्यूक्लियस है, इधर कौन सा होता है ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि हमने अगर देखा तो
इस साइड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस साइड पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब बेटा जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि दो मॉलिक्यूल आपस में आके टकराए। अच्छा बेटा ये देखो, जब ये आपस में आके टकराएंगे ना तो सबसे पहले क्या चीज आपस में टकराएगी? ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इधर है ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे? टकराएंगे। अच्छा बेटा जब ये आपस में टकरते हैं ना, ठीक है, तो जो इसकी शेप है ना बेटा वो क्लाउड टाइप बन जाती है। क्लाउड टाइप से मुराद है इस तरह की, ये देखें, ये जो है ना ये बेटा ये बन जाएंगे कुछ इस तरह के, समझ रहे हैं? ये तो पहले ऐसे पूरा सर्कल में ना ये कुछ इस तरह के बन जाएंगे। और अच्छा अब बेटा इधर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अच्छा बेटा क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन ये आपस में टकराए हैं तो बेटा सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि एक तरफ हो जाएंगे, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और जब जिस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस तरफ क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसकी भी इस तरह की शेप हो जाएगी और इस वाली की भी ठीक है बेटा, इसकी भी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब बेटा आपने ध्यान से समझना जो मैं अब अगली बात करने लगा, एक दफा फिर सुन ले। दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, जब टकराए तो इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव की तरफ हो गए क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, और इसकी शेप कुछ इस तरह की बन गई। अच्छा बेटा हम क्या समझ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? लम्हाती, यानी कि बहुत थोड़े से अरसे के लिए, बहुत थोड़े से अरसे के लिए। अच्छा बेटा जब ये आपस में टकराएंगे ना, ये टकराते वक्त की बात हो रही है कि इसकी शेप इस तरह की बन जाएगी। किस तरह की? इस तरह की इसकी शेप बन जाएगी टकराते वक्त। और बेटा एक सेकंड से पहले पहले, एक सेकंड से भी पहले पहले ये दोबारा अपनी शेप में आ जाएंगे। अब बेटा वो जो टाइम पीरियड है ना, यानी कि इसकी शेप बदलने का, टकराने के बाद इसकी शेप बदलने का जो टाइम पीरियड है, जब यानी कि वो इसमें आएगा तो बेटा वो माइक्रो से नैनो सेकंड्स का वो यानी कि वो वक्त होता है। इतनी देर में बस इतनी देर तक ये अपनी शेप बदलता है, और विद इन 1 सेकंड से भी पहले पहले ये दोबारा अपनी इसी शेप में आ जाता है। अब वो जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है ना नैनो सेकंड्स का, माइक्रो से नैनो सेकंड्स का, बेटा उसको हम उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि लम्हाती, एक लम्हा बिल्कुल थोड़ा सा। और बेटा यहां से फिर हम एक लेते हैं डाइपोल। क्या लेते हैं? डाइपोल। और इस डाइपोल को बेटा हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। समझ आइए? यानी कि ये बिल्कुल ही जो माइक्रो से नैनो सेकंड्स के लिए अपनी शेप को बदलता है, माइक्रो से नैनो सेकंड्स के लिए, तो उस डाइपोल को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। समझ लग गई आपको? आई होप सो बेटा आपको इस चीज की समझ लग गई होगी। और बेटा जब ये इनकी शेप ऐसी होती है ना तो बिल्कुल नैनो सेकंड गुजरते हैं दोबारा ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मिसाल के ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकरे, इनकी शेप ऐसे स्टैंड है, मिसाल समझे इनकी शेप ऐसे हो गई, दोबारा एकदम ऐसे हो जाती है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टाइम पोल। समझ आइए? यानी कि ये बिल्कुल ही जो माइक्रो से नैनो सेकंड्स के लिए अपनी शेप को बदलता है, माइक्रो से नैनो सेकंड्स के लिए, तो उस डाइपोल को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। समझ लग गई आपको? आई होप सो बेटा आपको इस चीज की समझ लग गई होगी। और बेटा जब ये इनकी शेप ऐसी होती है ना तो
बिल्कुल नैनो सेकंड गुजरते हैं दोबारा ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल के ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकरे, इनकी शेप ऐसे स्टैंड है, मिसाल समझे इनकी शेप ऐसे हो गई, दोबारा एकदम ऐसे हो जाती है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा टाइम के लिए बदले फिर सही हो गए। वो जो थोड़े से टाइम के लिए बदलते हैं ना, इसके लिए बेटा टर्म यूज की जाती है इंस्टेंटेनियस। और बेटा इसी डाइपोल को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक हो गया बेटा। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आपको फर्दर भी जरूरत पड़े, कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो बेटा आप लाजमी मेरे से पूछें। बाकी बेटा अगला लेक्चर है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बेटा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।